जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर शेख उमर सऊद और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सखर में बैक्टम के साथ आए हैं और अभी हम करेंगे एक इंफॉर्मेशन सेशन अबाउट द सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस। आपने मेरी वीडियो देखी होगी, मैंने अपलोड की, हमने जो लाड़काना में सेशन किया और अब हम सखर में आए। तो चलिए फर्स्ट फ्लोर पे सेमिनार हॉल है, आपको सेमिनार हॉल भी दिखाते हैं और फिर उसके बाद मेरा सेशन होगा तो वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। आजा आजा, ये सेमिनार हॉल है हमारा, बैकटम मीटिंग, और इसके बाद अंदर चलते हैं, सेशन शुरू। अस्सलाम वालेकुम। हॉल में माशाल्लाह बहुत सारे लोग बैठे हैं और अभी हमने सॉन्ग भी सुना कि जो है वो सिंधी लोग तो है ना मेहमान नवाज होते हैं, तो मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार आवाज में सलाम का जवाब दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक जैसा कि बताया हमारे होस्ट ने और आप सामने देख भी सकते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस। आप सब ने नाम सुना होगा, सब माशाल्लाह से यहाँ पे डॉक्टर हजरात हैं, सब इसके मरीज देखते होंगे। मैं कुछ और बातें आपको बताऊंगा कि आपको इस सेमिनार के बाद, इस सेशन के बाद आसानी होगी सर्वाइकल की इशू को डायग्नोस करने में और उसको इलाज करने में। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, स्लाइड को बदलें प्लीज। अदनान भाई स्लाइड को आगे करें। अच्छा, पहले कुछ स्टैटिस्टिक्स जो है वो समझ लेते हैं। एक होती है मैथ और एक होती है स्टैट्स ना। मैं पहले बहुत भागता था मैथ सब्जेक्ट से, लेकिन जब मैं जो है वो एमफिल में गया और जब मैं मास्टर्स में गया, ठीक है, अच्छा, तो ये स्टेट्स से मेरा सामना हुआ। फिर मुझे पता चला कि स्टेट्स की क्या इंपॉर्टेंस है। इसकी इंपॉर्टेंस ये सर कि हमें जब करना होता है ना एनालिसिस, और आजकल दुनिया एनालिसिस के ऊपर है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस क्या इतना अहम है और पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त कितने लोग मुतासिर हैं। तो पहले हम ये जानते हैं, उसके बाद हम सर्वाइकल के इश्यूज की जानिब आएंगे। तो देखिए यहाँ मैंने एक आपके साथ रिसर्च शेयर की है, बहुत सारी रिसर्चेस में इसके बाद भी आपके साथ शेयर करूंगा। अभी एक मिनट। अच्छा, इस रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक आप देखेंगे, बता रहे हैं कि 30 साल के बाद आप देखें ग्राफ ऊपर चढ़ना शुरू हुआ है। इसका मतलब इस रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक, इसकी वेबसाइट है रिसर्च गेट, आप चाहें तो उसको सर्च भी कर सकते हैं, वहां से मैंने ये पिक्चर उठाई है। तो रिसर्च गेट के मुताबिक वो कहते हैं कि 30 साल के बाद जनाब सर्वाइकल के इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और आप देखें इसका पीक लेवल ये दिखा रहे हैं कि तकरीबन जब इंसान 45 से 50 साल की उम्र का होता है तो ये सर्वाइकल के इश्यूज बहुत ज्यादा पीक पकड़ लेते हैं। इसका मतलब ये कि आपके पास अगर कोई 40 के बाद कोई शख्स आता है, 30 के बाद शख्स आता है, तो आपके जहन में एक सर्वाइकल को लेके एक इमेज होना चाहिए कि हो सकता है कि शायद इसको सर्वाइकल भी। नेक्स्ट प्लीज, आगे करें। अच्छा, एक और रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक ये बड़ी हैरानकुन बात है, इस रिसर्च ने ये बताया सर कि 25 साल से कम उम्र के जो लोग हैं उनमें भी 60% सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस पाए जाते हैं। मतलब जो पहले वाली रिसर्च की बात है वो अब ये वाली रिसर्च कहीं ना कहीं उसको जो है वो डिनाई कर रही है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ 30 के बाद ही लोग आपके पास आएंगे। अब मौजूदा दौर के अंदर 25 से छोटी उम्र के लोग भी आपके पास आएंगे। सब नहीं, ओनली 7%, मतलब 100 में से 7% लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि 25 से कम है और उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो सकता है। अब आपके जहन में एक सवाल आया होगा कि डॉक्टर साहब ये बताएं, क्या इसमें जेंडर डिफरेंसेस हैं, मतलब कि मर्दों में ज्यादा होता है या जो है वो खवातीन में ज्यादा होता है? तो हम ये रिसर्च जो है अपनी नेक्स्ट स्लाइड से देखते हैं। एक अगली रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक आप देखें तो ये रिसर्च कहती है कि जनाब फीमेल जो है वो ज्यादा इफेक्टेड है विद द सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस। इसमें जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं ये जो है वो डिनोट कर रही है मेल को, और जो येलो लाइन है वो डिनोट कर रही है फीमेल्स को। इसका मतलब ये है जनाब कि खवातीन आपके पास ज्यादा आएंगी विद द सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब, जो हमारा आज का टॉपिक है नेक्स्ट प्लीज, कि व्हाट इज सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस। बेसिकली सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में क्या हो रहा है कि आपकी जो ये नेक की हड्डी है ना जनाब, इसमें इन्फ्लेमेशन हो रही है, इसमें सोजिश हो रही है, और जाहिर है कि जब यहाँ पे सोजिश होगी तो इसके आसपास का एरिया भी मुतासिर होगा। तो हम देखते हैं कि वो क्या क्या एरिया है जो मुतासिर होंगे। नेक्स्ट करें। आप सब जानते हैं माशाल्लाह डॉक्टर यहाँ पे हज़ार बैठे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूं कि ये हमारी वर्टिबल कॉलम है और 7 सर्वाइकल की हड्डियां हैं, 12 थोरेसिक है, 5 लुम्बर है, 1 सैक्रल है और 1 कॉक्सियल बोन है। जो शुरू की 7 हड्डियां हैं, 7 सर्वाइकल, हमारा टॉपिक आज वो है। और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में भी ये शुरू की 7 हड्डियां ही मुतासिर होती हैं।
अगर आप इस पिक्चर में गौर करें तो आपको अंदाजा होगा कि आपकी रीढ़ की हड्डी जो है जनाब वो सीधी नहीं है, उसमें 2 सी हैं। एक सी जो है वो सर्वाइकल पे है और एक सी जो है वो लंबर स्पाइन पे है, ठीक है। तो इसका सी का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये स्ट्रेट हो जाएगी तभी मसले मसाइल के सामने हमें करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्लीज। ये थोड़ी मैंने साइंटिफिक इमेज आपको दिखाई है कि ये वो 7 हड्डियां हैं जिनको आज हम डिस्कस करने लगे। कहने को तो ये सिर्फ 7 हड्डियां हैं, और लेकिन आप देखें कि ये सर्वाइकल आपकी वो स्पाइन है जिसके ऊपर आपकी खोपड़ी यानी कि स्कल रखा हुआ है ना। तो इसका मतलब आपके जो ये स्कल का फ्रेमवर्क है ये उसको संभाले हुए है। और अगर आप इस पिक्चर को गौर करें तो आपको अंदाजा होगा कि ये है तो 7 हड्डियां, लेकिन इसमें से कितनी ज्यादा नर्व्स निकल रही हैं और इसमें कितनी ज्यादा ब्लड वेसल्स बाहर आ रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सर्वाइकल मुतासिर हो गया तो ये जनाब देख रहे हैं आसपास की सारी नर्व मुतासिर हो जाएंगी, आपकी ब्लड वेसल मुतासिर होगी। ये वो ब्लड वेसल्स हैं जो सर्वाइकल से निकलती हुई आपके ब्रेन पे जा रही है। इसका मतलब ये कि अगर आपको सर्वाइकल का मसला होगा तो आपका ब्रेन भी मुतासिर होगा, और ये वही नर्व है जो सर्वाइकल से होती हुई आपके हाथों पे आ रही है। इसका मतलब ये कि अगर सर्वाइकल का मसला होगा तो सिर्फ गर्दन में दर्द नहीं होगा, जो एक हमारे मिसकंसेप्शन है ना कि जनाब मिथ बनाई हुई कि इफ यू हैव द नेक पेन तो आपको सर्वाइकल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देयर आर लॉट मोर सिम्टम ऑफ सर्वाइकल। आगे बढ़े जनाब। अच्छा, ये मैंने 2 पिक्चर में आपके साथ डिफरेंशिएट किया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सर्वाइकल स्पाइन और द सर्वाइकल स्पाइन विद द स्पॉन्डिलाइसिस। ये देखिए कि ये जो आपके इस साइड पे है जी सर्वाइकल स्पाइन आपकी नॉर्मल है, और आप वहां वाली सर्वाइकल स्पाइन को गौर से देखें तो आपको बाकायदा रेडनेस और इन्फ्लेमेशन दिखाई देगी। इसके साथ साथ आपको ये भी दिखाई देगा कि वो जो है वो आपस में दब रही है। आप देखें तो डिस्क बल्ज हो रही है, यानी यहाँ पे देखें तो डिस्क बिल्कुल स्ट्रेट है, और उस वाली इमेज में जो देखें जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है वहां पे डिस्क बल्ज हो रही है। डिस्क बल्ज का अल्फाज बहुत हमें मिलता है। अगर आप मरीज का सिटी स्कैन करवाएं, एमआरआई करवाएं तो उसमें बल्जिंग का अल्फाज आता है, तो बहुत सारे डॉक्टर हजरात कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बल्ज। ये देखें ये मेरा हाथ स्ट्रेट है, जब मैं इसको ऐसे उठा लूंगा तो इट इज कॉल्ड अ बल्ज। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में क्या हो रहा है कि डिस्क बल्ज में क्या हो रहा है, वो जो डिस्क बीच में है वो ऐसे बाहर निकल जाती है, और जब वो बाहर निकलती है तो जाहिर है आगे टकराएगी, आगे किसी चीज को कंप्रेस करेगी, और वो नाली जहां जा रही होगी वहां पे ब्लॉकेज आ जाएगी। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि आपकी पानी की लाइन आ रही है, मैं कोई हाथ रख लूं तो आप देखें पानी मुतासिर हो जाएगा, बिजली मुतासिर हो जाएगी, गैस मुतासिर हो जाएगी। आगे करें। इसकी अलामात की जानिब आते हैं। एक तो देखिए बहुत मेन अलामात है, उसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। आप सब जानते हैं कि अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है तो नेक में दर्द होगा, हम सब जानते हैं, लेकिन मैं कुछ ऐसी अलामात बताऊंगा जो कि मरीज आपको बताता है। एक मैं बहुत सारे केसेस भी आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा इंशाल्लाह। एक मेरे पास मरीज आया और उसने कहा डॉक्टर साहब मेरी ये जो उंगलियां हैं ये सुन हो जाती हैं और मुझे कोई मसला ही नहीं। मैं बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गया, मैंने बहुत इलाज करवाया, लेकिन ये जो उंगलियों का ये सामने वाला फिंगर्स का हिस्सा है ना ये मेरा सुन हो जाता है और मेरी समझ ही नहीं आता। कोई मुझे नींद की जो है वो दवाई दे रहा है, किसी ने कहा कि शायद तुम्हें जो है वो शुगर हो गया है, डायबिटीज हो गया, तो मैंने डायबिटीज का भी चेक करवाया, लेकिन ये मेरी उंगलियों का सुनपना खत्म नहीं हुआ। तो मैंने फौरन कहा कि आप सर्वाइकल का करवा लें एक्सरे, और जब सर्वाइकल एक्सरे उसमें करवाया तो जनाब उसमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस आया। दिस इज द मेन सिम्टम ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस। अक्सर मरीज आपके साथ आएंगे वो और वो आपको हिला देंगे, आपको डाइवर्ट कर देंगे, लेकिन मैंने आपको निशानी बता दी कि ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में जब आपकी नर्व प्रेस होगी तो आपकी उंगलियां सुन होना शुरू हो जाएंगी। तो कोई ऐसा मरीज आपके पास आए तो फौरन उसको सर्वाइकल का एक्सरे लिखे दें, और बहुत आसान है, आसानी से आपकी जो है वो डायग्नोसिस हो जाएगी कि आया इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस ही है या कोई और चीज है। इसके अलावा मोस्ट कॉमन सिम्टम है गर्दन में दर्द होता है, नेक में पेन होता है, सर पे भारीपन होता है, चक्कर आते हैं, कंसंट्रेशन नहीं रह पाता, और मरीज अक्सर कहता है कि जैसे कि मेरे पास एक वालिदैन आए थे और उनके बच्चे की उम्र तकरीबन 20 साल थी, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हमारा बेटा ना बार बार ना गर्दन को ऐसे ऐसे करके ना हिलाता है। तो मैंने उससे बोला कि बेटा आप क्यों हिलाते हो? उसने कहा मुझे यहाँ पे स्टिफनेस महसूस होती है, मुझे सख्ती महसूस होती है, और जब मैं ऐसे हिलाता हूँ तो मेरा पेन कम होता है, मेरे सर में दर्द कम होता है। तो मैंने फौरन उसको सर्वाइकल के एक्सरे लिख के दिया, तो वहां पे क्या आया, वहां पे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस आया। आगे बढ़े जी। जो मैंने आपको सिम्टम कहा कि सेम एग्जैक्टली ये पिक्चर के साथ मेरे पास सर बहुत मरीज आए और वो यही मुझे बताते हैं कि सर ये देखें ये मेरी उंगलियां सुन हो रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। तो इसी पिक्यूलियर सिम्टम के साथ मरीज आपके पास आएगा तो और आपने पहचान लेना है कि आया ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है या नहीं है। आगे बढ़ाएं। अच्छा, ये वही मेन सिम्टम है नेक पेन, चूंकि जाहिर है एक जगह की इन्फ्लेमेशन है
और मेडिकल साइंस में कहा जाता है कि पेन इज द ब्लेस ऑफ गॉड। अब आप बोलेंगे कि डॉक्टर साहब आप ये कैसी बात करें कि पेन इज द ब्लेस ऑफ गॉड। दर्द जो है वो खुदा की नेमत है। वो नेमत क्यों है? क्योंकि दर्द आपको बताता है कि यहाँ पे मसला है। अगर दर्द ही नहीं, आप देखें जो डायबिटीज का मरीज है, चलते चलते उसको शूज उतर गया, उसके पाँव में सुई चली गई, उसको पता ही नहीं। तो डायबिटीज का मरीज तो बोलता होगा ना कि पेन इज द ब्लेस ऑफ गॉड, अगर मुझे दर्द होता तो मैं ये कील बाहर निकाल लेता। इसी तरह अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है, दर्द है, तो यू शुड गो टू द डॉक्टर, आपको डायग्नोसिस की जाना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, अब आपके जहन में सवाल होगा कि डॉक्टर साहब ये बताएं कि इसकी वजूहात क्या क्या है, ये क्यों होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस? बहुत सारी वजूहात हैं। एक ही वजह है कि ब्लड, ये बोन स्पर यानी कि ऑस्टियोफाइट, आपकी छोटी छोटी सी ना हड्डी की जो है वो नोकें निकल जाती हैं और वो आपकी नर्व को प्रेस कर रही होती है, तो आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो सकता है। कोई आपको इंजरी हो जाए, यहाँ पे कोई चोट लग जाए तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो सकता है। एज के साथ साथ चूंकि आपको आगे जाके डिस्क बल्ज हो जाता है तो आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो सकता है। एक और चीज यहाँ पे मेंशन है, लिगामेंट स्टिफनेस। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये कि जनाब अगर आपके पट्टे जो है, आपके मसल जो है वो एक ही पोजीशन में रहे। मिसाल के तौर पे कोई बच्चा है, वो जाता है स्कूल और 9 बजे वो ब्लैक बोर्ड के सामने, व्हाइट बोर्ड के सामने बैठ रहा है और 2 बजे उसका ऑफ होता है। इसी तरह कोई ऑफिस बॉय है, ऑफिस गर्ल है, 9 बजे गया, बस 1 घंटे का ब्रेक हो, उसके बाद स्क्रीन के सामने। आपकी नेक जब बहुत देर तक एक ही पोजीशन में होती है ना, तो ये आपके मसल सारे स्टिफ हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं, और उसी अकड़न की वजह से जो है वहां पे नर्व प्रेस होती है और आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो सकता है। मतलब आपके पास जो मरीज आए, अच्छा मैं अपने हर मरीज से ये सवाल जरूर पूछता हूँ कि आप काम क्या करते हैं, आपकी जॉब क्या है, या मैं बात दफा इस तरह से पूछता हूँ कि आपकी जॉब का नेचर क्या है, मतलब आपका बैठने वाला काम है, चलने वाला काम है, ताकि वो मुझे बताता है, मुझे अंदाजा होता है कि इसको क्या डायग्नोस करना है। नेक्स्ट करें प्लीज। अच्छा, ये मैंने थोड़ी सी डायग्नोसिस बताई है इसकी। ये देखिए, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का एक्सरे है और आप बाकायदा देख सकते हैं कि यहाँ में डिस्क पे स्पेस कम हो रहा है। और सबसे फर्स्ट जो आप एडवाइस करेंगे ना, अगर आप पहचाने कि यार मुझे शक हो रहा है कि इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है, तो यू हैव टू गो फॉर द एक्सरे। आप सिंपल, बहुत आसान है, आप लिखे एक्सरे सर्वाइकल स्पाइन, तो वो फौरन आपको जो है वो वहां से एक्सरे की रिपोर्ट मिल जाएगी। और मरीज को ये जरूर कहे कि रिपोर्ट के साथ आए, रिपोर्ट बहुत जरूरी है। हम कहते हैं कि नहीं एक्सरे के साथ आ जाए, नहीं, रिपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो रिपोर्टिंग करता है ना वो रेडियोलॉजिस्ट होता है, उसका काम ही है जनाब कि उसका काम है रिपोर्ट देखना, वो एक्सरे देखना और वहां पे रिपोर्टिंग करना। तो एक्सरे इज द फर्स्ट लाइन एडवाइस। और उसके बाद आप मजीद जानना चाहते हैं कि इसकी कौन सी स्पाइन इफेक्टेड है, कौन सी नर्व मुतासिर है, आप में क्यूरियोसिटी है, मरीज में भी क्यूरियोसिटी है, तो आप आगे फर्दर इसका सीटी स्कैन करवा सकते हैं, एमआरआई करवा सकते हैं, इलेक्ट्रोमायोग्राम करवा सकते हैं। लेकिन ये तीनों टेस्ट आपको पता है कि ये हाईली एक्सपेंसिव है, तो आप देख के करवाएं कि आपका मरीज अफोर्डेबल है या नहीं। आगे करें। अच्छा, ये जैसे कि मैंने अभी आपसे पोजीशन की बात की थी कि पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे बैठना है। अपने बच्चों को जरूर सिखाएं। अगर अभी उनको आज से आदत पड़ गई कि बिल्कुल झुके काम करने वाली आदत जो खवातीन में होती है अक्सर, और बिल्कुल नेक को झुका के काम करने वाली आदत, ये आगे जाके, अभी तो नहीं, आगे जाके उन सब बच्चों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो सकता है। आप ये देखें कि ऑफिस की जो आपकी चेयर है, आपके पाँव सही से पहुंच पा रहे नहीं, आपकी नेक सही से है या नहीं, ये छोटी छोटी सी ऐसी बातें कि अगर आप इसको अपना लेंगे तो अपने आप को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस से बचा लेंगे। वरना क्या होगा कि कुछ दिनों बाद आप जो है वो कॉलर पहन के जो है वो जनाब घूम रहे होंगे। आगे बढ़ाएं प्लीज। अच्छा, बहुत सारी होम्योपैथिक में दवाएं फॉर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, और अगर हम टॉप पे देखें तो हमारे पास आती है सिमिसिफ्यूगा। आप सब सिमिसिफ्यूगा के बारे में बहुत बेहतर जानते हैं कि सिमिसिफ्यूगा का वर्टिबल कॉलम पे और नेक पे बहुत जबरदस्त एक्शन है और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की वन ऑफ द टॉप रेमेडी है। इसके अलावा बहुत सारी दवाएं जैसे कि कोलोसिन हमारे पास है, कोनियम है, चक्कर सर्वाइकल के सिम्टम में बहुत जबरदस्त दवाई है, हाइपेरिकम इज अ नर्व रेमेडी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में देते हैं। लेकिन फिर एक कंफ्यूजन आती है, वो क्या? वो जनाब कंफ्यूजन ये कि जनाब मैं कंफ्यूज हूं कि कौन सी दवा दूं। और आपको पता है कि आजकल मरीज के पास टाइम नहीं है। मरीज ये कहता है कि अगर आपने मुझे सर 2 दिन में बेहतर किया तो आप अच्छे डॉक्टर हैं, वरना आप अच्छे डॉक्टर नहीं है। मतलब मरीज ये नहीं कहता कि वो जो है वो वेटिंग पे है कि सर पहले आप एक दवा को ट्राई करें 1 हफ्ता, फिर आप नेक्स्ट दवा को ट्राई करें, उसके बाद अगली दवा को ट्राई करें। तो इसका हल क्या है? इसका हल जो है वो मैक्टा फार्मा ने निकाला है आपके लिए, और बड़ा जबरदस्त इन्होंने कंपाउंड बनाया जिसका नाम स्पॉन्डीमैक है। और सर मैं बताऊं कि मेरे तकरीबन 60 सालों से 7 ईयर्स जब से मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की, ये स्पॉन्डीमैक मेरी अपनी प्रैक्टिस में है। जब मैं देखता हूं कि देयर इज सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस तो मैं फौरन मरीज को एडवाइस करता हूं स्पॉन्डीमैक। और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मेरे किसी मरीज ने कहा कि सर मुझे ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में फायदा नहीं हुआ।
तो ये बहुत जबरदस्त रेमेडी, मैं चाहूंगा कि इस रेमेडी के लिए एक दफा जोर से आप लोग जो वो तालियां बजाएं। और मैकटम का शुक्रिया कि उन्होंने ये तमाम दवाओं को, वो कहते हैं ना, दरिया को खूजे में बंद करके हमें दिया ताकि हमारी प्रैक्टिस और हमारी एफिकेसी में इजाफा हो, आगे बढ़ाएं। एक लैकिंग जो मैं देखता हूं आजकल डॉक्टर हजरात कर रहे हैं वो है द लैक यूज ऑफ मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन का कम इस्तेमाल आजकल जो है वो बीमारी को सही होने नहीं देता। मेरी जनाब साइकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन है, एमफिल साइकोलॉजी हूं मैं, और हमें एक चीज पढ़ाई गई थी कि कभी भी कोई साइकेट्रिक मरीज आपके पास आए ना, तो नींद की दवा अगर उसको दे रहे हो तो साथ में मल्टीविटामिन दो। मल्टीविटामिन दोगे तो उसको नींद की दवा की आदत नहीं होगी। लेकिन आप देखते हैं कि बस लोग नींद की दवाएं खा रहे हैं। इसी तरह इट इज सिर्फ ये नींद के लिए नहीं है, कि हर मर्ज के लिए। आप देखें कि अगर मरीज को कोई डेफिशिएंसी है तो वो डेफिशिएंसी पूरी करने की दवा अगर आप साथ देंगे ना उसके, तो आप देखेंगे कि अगर आपकी रिकवरी 15 दिन में होनी थी तो वो 1 हफ्ते में हो जाएगी और मरीज को बहुत फायदा शुरू होगा। और हम सब जानते हैं कि अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है तो दो चीजें जिसकी डेफिशिएंसी हो सकती है, कैल्शियम और दूसरा मैग्नीशियम, और ये दोनों कैल्शियम के अंदर मौजूद है। मैं चाहूंगा एक दफा जोरदार तालियां बजाएं इसके लिए भी, कि कैल्शियम एक और मैक्टम का कारनामा है और बहुत जबरदस्त है सर। आप कैल्शियम को दें स्पॉन्डिमैक के साथ, और आप मुझे बताइएगा अपने रिव्यू हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा मैक्टम के साथ कि आपने मरीज को दी तो उसको फायदा हुआ या नहीं हुआ, और यकीनन आपका जवाब हाँ में होगा। आगे बढ़ाएं, नेक्स्ट करें प्लीज। अच्छा, अब चूंकि बात कर ली हमने सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस को समझा, उसके बाद हमने इसकी डायग्नोसिस को समझा, सिम्टम को समझा, कॉजेस को समझा, मेडिसिन भी समझ ली। अब क्यों ना मरीज को कोई एक्सरसाइज भी एडवाइस की जाए, है ना, ताकि वो किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास ना जाए, बहुत सारे पैसे उसके खर्च ना हो जाए, है ना, क्योंकि आपने मरीज का थोड़ा सा अपनाइयत भी देनी है उसको थोड़ी सी हेल्प आउट करना है। तो वो कौन सी एक्सरसाइज है जो आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के मरीज को करवा सकते हैं, बता सकते हैं, हम वो सीखते हैं। आगे बढ़ाइए। ये देखिए जनाब, ये 4 बहुत ही आसान एक्सरसाइजेज है। नेक को पहले आपने पूरा ऊपर लेके जाना है, उसके बाद नेक को पूरा नीचे लेके आना है, ये बिल्कुल हल्के अंदाज में करना है आपने। उसके बाद राइट पे लेके जाना है, लेफ्ट पे लेके जाना है, और ये सब आपने 15 टाइम करवाना है, 15 टाइम ऊपर नीचे, और दिन में 3 से 4 मरतबा आप ही करवाएं। तो आप देखेंगे कि विद मेडिसिन एक्सरसाइज बहुत जल्दी रिकवरी होगी। मेरे पास बहुत सारे मरीज आते हैं सर्वाइकल के, और अल्हम्दुलिल्लाह सबके कॉलर मैंने उतरवाए इन्हीं तो दवाओं और एक्सरसाइज से। और जो इनिशियल स्टेज पे आते ज़ाहिर है उनकी तो रिकवरी बहुत जल्दी ही हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ाइएगा प्लीज। अच्छा, कुछ केसेस मैंने कहा था मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ पहले भी शेयर किए। एक शख्स मेरे पास आए, उनकी उम्र जो है वो 65 ईयर्स थी, और वो ज़ाहिर बूढ़े शख्स थे, और उनको ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का मसला था। तो कुछ और जब उनका एक्सरे करवाया गया तो उसमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस आया, ऑस्टियोफाइसिस भी आए, और उनकी C6 और C7 मुतासिर थी। और एक और लफ्ज मैंने लिखा है सर्वाइकल डिस्ट्रैक्शन एंड कंप्रेशन। ये वो लफ्ज हैं, ये मेरे अपने अल्फाज नहीं है, ये वो लफ्ज हैं जो आपको CT स्कैन में मिलेंगे, आपको MRI में मिलेंगे, कि यहाँ पे डिस्क की कंप्रेशन हो रही है, डिस्ट्रक्शन हो रही है, डीजेनरेशन हो रही है। तो ये सारी चीजें उसमें थी, और ज़ाहिर डॉक्टर ने उसको कहा था कि आपने कॉलर पहनना है, सो ऑन सारी चीजें। मैंने उसको है ना स्पॉन्डिमैक दिया 10 ड्रॉप 3 टाइम एक गुड़ पानी में, और इसके साथ मेरी कैल्शियम टैबलेट दी उसको, 1 गोली सुबह शाम, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जल्दी उसकी रिकवरी हुई और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो गई। आगे बढ़ाइएगा। नेक्स्ट केस मेरे पास ये 34 ईयर मेल आया, और इनको भी सेम इशू था, इनके भी एक्सरे मैंने करवाया तो सेम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का इशू आया, और साथ में इनका बीपी भी थोड़ा सा था, वेट इनका 78 kg था, और इनकी 2 महीने में रिकवरी हो गई। यहाँ पे गलती से 2 साल लिख दिया मैंने, लेकिन द रिकवरी टेक प्लेस इन 2 मंथ्स अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ाइएगा। और ये सच केसेस है। अच्छा, ये मेरी बड़ी ही अच्छी मेमोरी है, जो मैं जहाँ भी जाता हूँ सबके साथ शेयर करता हूँ। ये वो मेरा वेरी फर्स्ट टाइम है जब मैं मैक्टम की लेबोरेटरी में गया सर, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने हाथों से सारी पोटेंसी बनती हुई अपनी आंखों से बनती भी देखी, और इमरान साहब ने एक पोटेंसी मेरे हाथों से भी बनवाई, और वो बहुत ही एडवांस मशीन से हमने वो पोटेंसी को बनाया। तो आई एम द आई विटनेस कि मैक्टम की पोटेंसी जो है, और मैक्टम की सारी दवाइयाँ, एंड मैक्टम कंपनी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंपनी ऑफ पाकिस्तान। में चाहूँगा एक दफा जोरदार तालियां बजाएं मैक्टम के। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैक्टम के कंपाउंड हो, सिंगल रेमेडीज हो, बायोकेमिक हो, आप अगर छापा मारना चाहें तो मैक्टम या मेरे क्लिनिक पे छापा मार के देख लें कि आपको यही दवाएं मिलेंगी। ऐसा नहीं कि मैं आपको मैक्टम का कह रहा हूँ और पीछे कुछ और बेच रहा हूँ, तो मैं भी यही दवाएं प्रेस्क्राइब कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं इसके। आगे करिएगा प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, थैंक यू से पहले थोड़ी सी बातें बताना चाहूँगा आपको
क्योंकि शुरू में इन्होंने बताया कि हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस और सारी चीज़ें, कि सर मैंने अपनी प्रैक्टिस में थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। आज मेरे पास टाइम है थोड़ा सा, तो 5 मिनट सिर्फ और लूंगा। मैंने अपनी प्रैक्टिस 2000 जो है वो 15 में स्टार्ट की जब मैंने पास किया, और 15, 16, 17, चूंकि ज़ाहिर है थोड़ा टाइम लगता है सेट होने में, तो जैसे ही मैं सेट हुआ ना, कुछ मरीज आना शुरू हुए, 6, 7, 8, 10, जनाब कोविड-19 आ गया। अल्लाह अकबर। तो जो 2-4 आ रहे थे वो भी बंद हो गए। तो मैंने बोला अब क्या किया जाए, अगर काम को स्विच भी किया जाए तो क्या काम किया जाए, यही सब बंद। फिर मेरे अचानक जहन में आया कि क्यों ना हम इसको ऑनलाइन पे कन्वर्ट करें। मतलब ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपसे, मतलब कोई वो बात नहीं कि मैं किसी की सुनी सुनाई बात आपसे बता रहा हूँ। तो मैंने कहा कि इसको ऑनलाइन पे कन्वर्ट करना चाहिए। मैंने अपना फेसबुक पेज बनाया, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया की ऐप है वहाँ पेज बनाया, और मैंने ऑनलाइन कंसल्टेशन सर मैंने स्टार्ट की, यूट्यूब पे चैनल बनाया, सारी चीज़ें मैंने स्टार्ट की और मैंने करना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह अब सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सारी दुनिया में मैं मरीज भी देख रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी लाइफ मेरी जो है वो गुजर रही है, और वो सारी चीज़ें मैंने हासिल की हैं कि जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था, जो मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस से कर सकूंगा। यही वो मैसेज है जो मैं आपको देना चाहता हूँ कि अगर आप सखन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक मेरे स्टूडेंट भी यहाँ बैठे हैं मुझसे बाहर मिले, और इन्होंने भी मेरा ऑनलाइन कोर्स किया था, बताया इन्होंने मुझे। अच्छा, तो ये मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि अगर आप सखन में बैठे तो आपकी सोच क्या है कि यार मैं सिर्फ सखन में मरीज देखूं। तो मैं अक्सर कहता हूं कि क्यों आप सखर में देखना चाहते हैं, सिर्फ आप सारे पाकिस्तान में क्यों नहीं देखना चाहते हैं मरीज। आप चाहे तो पूरे पाकिस्तान में मरीज देख सकते हैं। वो कैसे? सोशल मीडिया के जरिए। आपको इसकी पावर को समझना पड़ेगा, आपको इस तरफ आना पड़ेगा, अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस तरफ आना पड़ेगा। अगर आप दिन में थोड़ा सा हिस्सा सर इस पे निकाले तो आप देखेंगे कि मेरी बहुत ही रैंडम वीडियो थी, मैंने सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस बना के यूट्यूब पे डाल दी, और कितना टाइम लगा और मेरी क्या इन्वेस्टमेंट आई, और उसके बाद अगर मेरे पास सर 8-10 मरीज भी आ गए, और आपने अगर उससे 500-600 भी चार्ज किए, तो 4-5 हज़ार रुपए भी अगर आ गए, तो मैं समझता हूँ ये कोई बुरी बात नहीं है। ये एक अचीवमेंट ही आपके लिए भी और आगे के लिए भी, कि आपके काम में भी इजाफा होगा और सारी चीज़ों में इजाफा होगा। इसके लिए मैं और हमारी टीम आपके साथ है। और अगर आपको परेशानी है कि हाउ टू क्रिएट दिस, सर मैं ये कैसे शुरू करूं, अगर आपका व्हाट्सएप पे तो हम सब है, तो सर आप बिजनेस व्हाट्सएप को डाउनलोड करें, आम व्हाट्सएप में मत रहें। आप बिजनेस व्हाट्सएप को डाउनलोड करें, उसमें अपने क्लिनिक का एड्रेस डालें, उसमें अपने क्लिनिक की टाइमिंग डालें, उसमें कैटलॉग डालें, तो आप देखेंगे कि सिर्फ इससे आपको फर्क पड़ेगा। जो आप स्टेटस लगा रहे हैं फेसबुक पे कि आई एम फीलिंग सैड, ये मत लगाएं। लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जो है वो खुश हैं या सैड है। आप उनको बताएं कि मुझे, जैसे आज आपने सर्वाइकल का देखा, तो मैं आपको शर्त लगा के बोल रहा हूँ इस बात को, आप जितने की बोलेंगे उतने की शर्त लगाने को तैयार हूँ। आप सिर्फ ये स्टेटस पे ये बात लगा दें कि आई नो द ट्रीटमेंट ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, और 2-4 पिक्चर डाल दें। अगर आपको कोई एक भी मैसेज ना आए ना सर, तो आप जो बोले मैं वो करने को तैयार हूँ, तो आपको इसी से फर्क पड़ेगा। तो आप ये क्यों नहीं एडॉप्ट कर रहे हैं? आप भी करना शुरू हो, तो आप देखेंगे कि आपके काम में फायदा होगा। मैकटम ये नहीं चाहती कि सिर्फ उसकी मेडिसिन सेल हो सारी, मैकटम चाहती है कि डॉक्टर्स की ग्रोथ भी हो, डॉक्टर की प्रोफेशनल ग्रोथ हो। ये वो मकसद है कि ये सेशन आपके लिए रखा गया है, कि हम चाहते हैं कि होम्योपैथिक डॉक्टर के सर पूरे पाकिस्तान में नाम हो, पूरी दुनिया में नाम हो, हमारी भी बाहर ब्रांचेस बने, आप सभी बाहर जाए। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, और आप सबकी समातों को बहुत शुक्रिया।